नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार की आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री गिरिजा व्यास जी। 8 जुलाई 1946 को जन्मी गिरिजा व्यास जी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लोकसभा की सदस्य हैं। गिरिजा व्यास जी को राजनीति का लंबा अनुभव है। इन्होंने 1977 में उदयपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। सबसे पहले ये राजस्थान में विधायक बनी और जब राजस्थान में मंत्री बनी तो एक साथ 13 मंत्रालय संभालने का रिकॉर्ड भी बना डाला। इसके बाद गिरिजा व्यास जी ने केंद्र की राजनीति का रुख किया और यहाँ भी शानदार पारी खेली। 4 बार ये लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। केंद्र सरकार में कई बार इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी मिला। गिरिजा व्यास जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं। ये राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष से लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। गिरिजा व्यास जी राजनीति के अलावा कविता, लेखन और शिक्षण कार्य से भी जुड़ी रही हैं। आज हम गिरिजा व्यास जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। गिरिजा जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कम वक्त मिला आपको आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में। ऐसे में काफी चुनौती है आपके ऊपर कि आप काफी कुछ करें। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वक्त का तकाजा तो होता है, वक्त तो दौड़ता है और वक्त के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, बल्कि कोशिश करनी पड़ती है कि वक्त हमारे पीछे दौड़े। तो निश्चित तौर पर वक्त कम मिला, लेकिन इस 6 महीने में भी 2 महीने इलेक्शंस के चले गए, तो आप मान लीजिए कि 3-4 महीने फिर पार्लियामेंट। लेकिन उसमें भी इसको मैंने ट्रैक पर लाने की मंत्रालय की कोशिश करी, और ख़ास करके कि गरीब जो हमारे, बिल्कुल कांग्रेस के भी, मेरे व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि संवेदनशील बहुत हूँ, तो गरीब दिल के बहुत करीब है। और संभवतः इसीलिए मेरी कांग्रेस के अध्यक्षा जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दायित्व दिया कि कम से कम शहरी गरीबी की तरफ जो अब यूपीए ने रुख किया है, उसको हम शहरी गरीबी का भी उन्मूलन कर सकें। गांव के साथ साथ शहर में भी गरीब बसता है और बिना घर के बसता है, तो एक चुनौती तो है, लेकिन एक आग का दरिया है। पर मैं ये नहीं कहती हूँ हमेशा कि डूब के जाना है, मैं कहती हूँ कि तैर के जाना है। इस चुनौती को तो स्वीकार करना चाहिए था और मैंने किया है। तो क्या कुछ इरादा रखती हैं कि क्या कुछ करेंगी? देखिए, एक तो जो शहरों में शहरीकरण बहुत हो रहा है, और शहरीकरण हो रहा है उन देशों में भारत का नाम बहुत आगे है। एशिया के देश, या जो हम कहें कि जो ब्राज़ील वगैरह, लेकिन उन सब से भी ज़्यादा भारत में शहरीकरण अभी हो रहा है। उस शहरीकरण की दृष्टि से करीब जो जनसंख्या है वहाँ के आधार पर मकान नहीं है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए इस पंचवर्षीय योजना में ही करीब 2 मिलियन मकान बनाने का एक राजीव आवास योजना के तहत और एक राजीव आवास ऋण की तरफ 2 करोड़ तो हमारे बनाने का विचार है। और उसके अतिरिक्त हम प्राइवेट डवेलर्स से जब बार बार अपील करते हैं कि वो पार्टनरशिप में और उसमें हम लोगों की मदद लेकर के भी अलग भी लोगों को मकान की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आपने राजीव आवास योजना का जिक्र किया। इस योजना में झुग्गी मुक्त भारत बनाने की परिकल्पना की गई है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, एक तो जो जैसे जैसे शहरीकरण होता है वैसे वैसे स्लम बढ़ते हैं। आज एक जगह पर किया, दूसरी जगह पर किया, तो हमारा उद्देश्य यह है, मेरे मंत्रालय का भी, मेरा भी, कि हम इसको, और हमारी यूपीए सरकार का भी, कि उन लोगों को मकान कैसे उपलब्ध करा सकें, या जो झुग्गियाँ हैं उनको हम कैसे परिवर्तित, जो झुग्गी मुक्त, और कहना चाहिए कि स्लम विहीन भारत की ये केवल परिकल्पना नहीं है, इसको साकार रूप में 5 से 7 साल में तब्दील किया जा सकता है। जो हमारी योजना है उस योजना के तहत नए मकान के भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जनसंख्या आती है वो गाँव से आती है, आते उन्हें मकान चाहिए, और इसीलिए किसी सड़क के किनारे, किसी रेल की पटरी के पास, किसी पोल के अंतर्गत वो अपने मकान बना लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक शहरों में किराए के मकान बनाने की, वहाँ के डेवलप बनाए हमारे म्यूनसिपलिटीज़ वगैरह, और उस आधार पर आते उनको वहाँ पर बसाए, ताकि एक स्लम नया डेवलप न हो सके। ये तो उसका वो काट है। लेकिन जो डेवलप हैं उन लोगों को पैसा दे करके भी, कि जिसमें छोटे शहर को 4 लाख रुपए हम लोगों ने कर दिए, पहले केवल 1 लाख था, और बड़े शहरों को 5 लाख कर दिए, जिसमें केंद्र सरकार का 20% बड़े शहरों के लिए जहाँ 5 लाख है, और राज्य सरकार का
20% और केंद्र सरकार का 80%, और छोटे शहरों के लिए भी हम लोगों का जो पैसा है वो 80% से लेकर के 90% पैसा हमारा जाता है। तो उसमें वो अपने मकानों को एक स्लम से अलग हटा करके जो भी ज़मीन उनके पास है वो उसमें 2 कमरे वगैरह बना सकते हैं। दूसरा है नए का, और उसमें तीसरा है कि पार्टनरशिप का। तो नए मकान के लिए भी राजीव आवास योजना है, फिर राजीव ऋण योजना है, ये बहुत बड़ी योजना है और केंद्र प्रशासित योजना है। इस योजना के अंतर्गत ऋण लिया जा सकता है 8 लाख से लेकर के मकान तक का, और उसमें 5 लाख तक का ऋण मिल जाता है। उस ऋण में 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम लोगों ने दी हुई है। एक और दूसरी बात कि जो प्राइवेट डीलर्स बनाते हैं तो वो 1/3 में 1/4 में बना करके छोटे मकान ESW आदि के, और उसको हम लोग 75 रुपये पर यूनिट देते हैं ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आदि डेवलप हो सके और बाकी जगह में वो अपना कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग ढंग से 4-5 तरह से हम लोग इन मकानों की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राजीव आवास योजना तो प्रमुख है ही। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी योजना है। अभी कुछ महीने पहले मैं खुद आपके और प्रधानमंत्री जी के साथ चंडीगढ़ गया था, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने 7,000 से ज़्यादा लोगों को फ्लैट की चाबियां सौंपी थी झुग्गी झोपड़ियों से हटाकर। उस समय मैंने आपका भी इंटरव्यू किया था, आपने कहा कि जितनी डिमांड है उससे काफ़ी कम संख्या में फ्लैट बन रहे हैं और इस गैप को कम करेंगी आप। तो उस दिशा में आप क्या कुछ कर रही हैं? उस दिशा में ही प्रयास ही है, क्योंकि गैप बहुत है, गैप बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ेगा। और उसी के साथ साथ इसलिए राज्य सरकारों से हमारी अपील हमेशा होती है, क्योंकि ज़मीन की कमी है। तो जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर ज़मीन तो उनको 10% ज़मीन उनको रखनी ही पड़ेगी, 10 से 15% ज़मीन जहाँ पर राजीव आवास योजना इस तरह की योजनाओं का समायोजन हो करके और वहाँ पर मकानों की सुविधाएं दे सकें। फिर मल्टीपल स्टोरीज़ का भी है जहाँ पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोच डेवलप करनी पड़ेगी राज्य सरकारों को भी। और मुझे इसमें थोड़ा सा दुख इस बात का लगता है कि जिस गति के साथ हम बढ़ना चाहते हैं उस गति के साथ ज़मीन की कमी या वहाँ के नियम आदि इस तरह की चीज़ें आ जाती है कि उसमें बहुत विलम्ब हो जाता है। लेकिन ये काम तुरंत प्रभाव से बिना किसी विलम्ब से राज्य और केंद्र सरकार तक भी, और नीचे जो खास म्यूनसिपलिटी तक पहुंचने में ये अपनी द्रुतगामी दिखाएगी, तो फिर इसमें कामयाबी हम लोगों को मिल पाएगी। मैंने एक चीज़ महसूस किया कि आपने काफ़ी महत्वपूर्ण पहल की। एक कॉन्फ्रेंस में मैं आपको सुन रहा था कि आपने प्राइवेट बिल्डर्स से अपील की कि जो शहरी गरीब हैं उनके लिए सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएं, सस्ते मकान बनाएं। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि केवल सरकार की दृष्टि से किन्हीं मकानों की पूर्ति नहीं हो सकती है। प्राइवेट जो मकान बनाने वाले बिल्डर्स हैं और इसको प्रोमोटर्स हैं, उन लोगों से निश्चित तौर पर उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन उस योगदान में वो कुछ परसेंटेज ये सोच लें, और इसीलिए सरकार से है कि सरकार के बीच में, प्राइवेट प्रोमोटर्स के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और लोकल बॉडीज़ के बीच में एक तरह का तारतम्य रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन उन लोगों को चाहिए। वहाँ पर वो सरकार के या किस तरह की ज़मीन या वो प्राइवेट रूप में लें तो उनका उसमें जल्दी से उसकी पूर्ति कर दी जाए, सरकार की ज़मीन है तो उसको दे दें। और उनका उद्देश्य कि आप कम से कम कुछ परसेंट जो आपको है 20% तक मकान यदि गरीबों का बनाने शुरू कर दिए आप लोगों ने, जो आपके छोटे मकान 5 लाख से लेकर के 7 लाख 8 लाख तक के, तो बहुत बड़ी सुविधा जयपुर में इस तरह के मकानों का हमने किया। 8 लाख में बड़े सुंदर से मकान बन करके लोगों को मिले हैं। तो वो एक तरह से मध्यम वर्ग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, और मध्यम वर्ग के लिए राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजना एक बहुत बड़ा साबित हो सकती है। जब 5 लाख रुपए वो सब्सिडी के लेंगे, सब्सिडी हम लोग देंगे और उसमें सब्सिडी मिलेगी, तो उसको 4 लाख ही चुकाना पड़ेगा, तो उसमें वो अपना काफ़ी कुछ कर सकता है। तो मिडिल क्लास के लिए भी है, लोअर मिडिल क्लास के लिए, लोअर और लोअर क्लास के लिए भी, ESW के लिए भी, ये सारी हमारी योजना है। आपके मंत्रालय की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसको काफ़ी विस्तारित किया गया है, नाम भी बदला गया है, इसके बारे में कुछ बताएं। स्वर्ण जयंती योजना का शुभारंभ इस बात को लेकर के हुआ कि शहरों में भी गरीब रहता है, इसीलिए उनको रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन उसकी मांग को देखते हुए, लेकिन उसको अच्छी तरह से इसकी पूर्ति न होते हुए देखते हुए बहुत हम लोगों ने सोचा, और उसके बाद में इसका नाम हम पूरी तरह से एक उसमें ले लिया NULM में कि ये मिशन के रूप में, अब ये मिशन है UPA सरकार का मिशन, कि जिसमें NULM जवाहरलाल नेहरू उनको रोज़गार योजना, उसके अंतर्गत उन लोगों को ट्रेनिंग की जाएगी, उन लोगों को सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव ऋण योजना का 5% पैसा
या जितना भी पैसा वो चाहेंगे उतना पैसा उन लोगों को मिलेगा, ताकि उसका विस्तारित रूप में वो अपने काम धंधे को भी कर सके, उसमें भी उनको ऋण लेने की गुंजाइश मिलेगी, उसमें काफ़ी मदद भी मिल सकती है। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, कई बार आपने चर्चा की, स्ट्रीट वेंडर्स बिल। राज्यसभा में आप लाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, नहीं आ पाया। अगर आ जाता या फिर भविष्य में आएगा तो किस तरह का बदलाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, आएगा तो सही, क्योंकि लोकसभा में पारित है, आना ही है। लेकिन मुझे दुख है कि पार्लियामेंट इस समय, पार्लियामेंट के सभी सदस्य, ये ठीक है कि ध्वनि मत के साथ और सबने मिल करके और लोकपाल बिल को पास कर दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सरकार सहित। लेकिन ये बिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। शहरी 2.5% जनता इससे लाभान्वित होती। देखिए, हम शहर में कहीं पर भी जाते हैं तो एक खिलौने वाले से लेकर के चाट पकौड़ी लेकर के वो जो सारे के सारे बैठे हुए हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। शाम को कब उठा करके उनकी थाली को फेंक दिया जाए, उनके बर्तनों को तोड़ दिया जाए, उनकी सब्जियों को फेंक दिया जाए, कब उनको प्रताड़ित करके एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार ले जाया जाए, ये ऐसी समस्या है। उन लोगों की समस्या है जो खुददार, जो अपने थोड़ी सी बची हुई पूंजी से, कहीं से पैसा भी उनको उधार नहीं मिलता, उस पूंजी से वो छोटा सा अपना व्यापार उन थड़ियों लगा करके, छोटी दुकान लगा करके करते हैं। तो उनके लिए ये था कि वहाँ से हटाया नहीं जाए, किसी तरह का पुलिस का उन पर प्रयोग नहीं हो, और वो मार्केट उनका मार्केट ही बना रह जाए, उनको रजिस्ट्रेशन करके और उनको सर्टिफिकेशन किया जाए कि ताकि ये लोग वहाँ पर रह सकें। किसी भी स्थिति में उनको विस्थापित न किया जाए, अनलेस कि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी तब निर्धारित करके कि उनको दूसरा मार्केट पास में ही दिया जाए। तो ये इस तरह की योजना थी कि जिसमें वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ सकते हैं। उन्हीं में से 40% लोग, जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के सदस्य होंगे, तो अपनी समस्याओं का समाधान भी वहाँ पर हो सकेगा। और यदि बड़ी समस्या हुई तो जुडिशरी लेवल तक चली जाएगी। तो इसके इतने सारे गुण थे, और वो जो जूझ करके बूझ करके, और मैं कभी कभी मेरे पड़ोस में एक रहता था, उसको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ, तो रोज़ खिलौने बनाता मोहन, और रोज़ उसके टूट जाते थे, तोड़ के फेंक दिए जाते थे। फिर वो टोकरी उठा के आता, बड़े दर्दीले स्वर में गाता था, मिट्टी से खेलता हूँ बार बार क्यों किस लिए। तो मुझे लगता था उसने जो तोड़ मरोड़ करके गाने का रखा कि वो क्यों बार बार बनाता है, फिर टूटते हैं, फिर करते हैं, वो आजीविका, तो उसकी आजीविका का एक साधन भी बनता, और जो मेरे मंत्रालय का आजीविका देने का जो संसाधन है उसमें भी मदद मिलती। आपने लोकपाल का जिक्र किया। लोकपाल बिल जब लोकसभा में पास हो रहा था तो मैंने देखा राहुल गांधी जी अपनी बात रख रहे थे। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सिर्फ लोकपाल से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें अन्य जो बिल 4 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में अभी पेंडिंग हैं, उसको पास कराया जाना आवश्यक है। तो क्यों नहीं सरकार अब तक इन बिलों को पास करा पा रही है? लोग यह जानना चाहते हैं कि जो इच्छा शक्ति आपकी सरकार ने लोकपाल बिल को पास कराने में दिखाई, उसी तरह की इच्छा शक्ति इन अन्य बिलों को पास कराने में क्यों नहीं दिखाती, ताकि भ्रष्टाचार का समूल नाश हो? देखिए, सरकार बिल्कुल चाहती है, लेकिन बहुत दिनों तक जब अवरुद्ध कर दी जाती है पार्लियामेंट को बेवजह। आप जानते हैं कि लोकपाल में भी कितनी बार यू टर्न हुए, कितनी बार बातों से गए, कितनी बार वापस गए, कितनी बार फिर करके अंतिम रूप में पास होकर के आया। बहुत एक खुशी है। लेकिन जब इतना अवरोध हो जाता है तो जो लिस्टेड है, जैसे मेरा बिल पहले दिन से लिस्टेड है, ये स्ट्रीट वेंडर्स, ये नहीं आ पाया, तो उसमें इच्छा शक्ति सरकार के साथ साथ जो विपक्ष का है उनका भी एक अपना योगदान होना चाहिए। और हमारे दूसरी बात ये है कि जो हमारे एलाइज हैं उनको भी बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो, लेकिन विलम्ब, शायद ये यश कोई दूसरा नहीं ले जाए इसमें, या किसी और से कारण से जो विलम्ब कर देते हैं, उस विलम्ब की वजह से भ्रष्टाचार का एक कदम, भ्रष्टाचार मिटाने का एक कदम जो आज लोकपाल के रूप में आया है, वो वास्तव में सारे कदम तब सार्थक होंगे जब अन्य बिल भी पास होंगे। लेकिन इसमें एक बात और जोड़नी पड़ेगी कि जब मन से भी हम देश में सोच लेंगे कि हमें भ्रष्टाचार रहित इस देश को बनाना है, और राजनेताओं का दायित्व तो और भी बनता है, तो निश्चित तौर पर जब ये बात पहुंचेगी नीचे तक परकुलेट होने की इसको ज़रूरत है कि एक भ्रष्टाचार विहीन जो भारत था उसको फिर उसी दिशा में ले जाना है। लेकिन एक वर्ग यह भी मानता है कि लोकपाल के पीछे जिस तरह सरकार अचानक सक्रिय हुई, कहीं ना कहीं 4 राज्यों में जो करारी हार हुई है कांग्रेस की, यह एक बड़ा कारण था। क्या यह सच है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मानती हूँ। लेकिन लोकपाल हमारी बहुत, हमारे केवल उसमें ही नहीं था, मैनिफेस्टो में ही, बल्कि हमारा आधार था पहले ही दिन से। यूपीए फर्स्ट के टाइम से इस कार्य में लगे कि लोकपाल बिल आना चाहिए, और आज से नहीं, बहुत सालों से। तो ये हमारा एक सपना था। 4 के साथ इसको देखना निरर्थक है।
अब आपके गृह राज्य राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे। आपने भी खूब प्रचार किया, बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई। वजह क्या रही? देखिए, वजह पर आज मैं कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि जब तक उनका व्यक्तिगत अलग अलग से देखा जाए, लेकिन बहुत सारे कारण थे और बहुत सारे कारण रहे। सबसे बड़ी बात शायद एक तो संवाद नीचे तक नहीं पहुँच पाया, दूसरा जो प्रचार था, जिस तरह से दुष्प्रचार कहना चाहिए या झूठ का प्रचार था मोदी जी के बार बार आने से, उसका भी थोड़ा रहा। फिर कुछ जातियों का समीकरण भी, राजस्थान के अनेक कारण हो सकते हैं और दूसरी जगह के भी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कारण समझ में नहीं आता। लोगों के मन में प्रसन्नता भी थी, कांग्रेस के प्रति ऐसी नाराज़गी भी सामने दिखाई नहीं दी, उसके बावजूद भी हार गए। लेकिन इस हार को शिरोधार्य करते हुए जनता जनार्दन के लिए कांग्रेस है और कांग्रेस की सरकार अपने वादों से और अपने दावों से नहीं भटक सकती, क्योंकि कांग्रेस के प्रति, जो कांग्रेस देश के प्रति प्रतिबद्ध है, उस पार्टी के हम लोग हैं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता यह मानते हैं कि गुटबाजी और टिकट वितरण में जो मनमानी रही, यह भी हार का एक बड़ा कारण था। मैं इस पर कोई कमेंट मैं आज की स्थिति में नहीं कर सकती हूँ। क्या पार्टी इस हार की समीक्षा भी करेगी? कर रही है, बिल्कुल कर रही है, संबंध से भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है और बहुत जल्दी जो लोगों पर एक, मुझे तो अभी खबर भी आने लगी कि लोग पछताने लग गए कि हम लोगों ने ऐसा अचानक कैसे कर दिया। तो होता है, कभी कभी आंधी आती है, कभी किसी कारण से जनता जनार्दन हमारे सारे कामों को भूल करके कर देती है, तो उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। कुछ ही महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? कांग्रेस अच्छी सीटें जीतेगी, ये वातावरण नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वो एक क्षणिक दौर था जो गुजर गया। आप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, महिलाओं के मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहती हैं। देश जानना चाहता है कि आपकी सरकार ने लोकपाल के मुद्दे पर जितनी तेजी दिखाई, वही तेजी क्यों नहीं महिला आरक्षण विधेयक पर आपकी सरकार दिखाती है? दिखाई तो हमारी सरकार ने ही पहले दिन से, कंसेप्ट भी राजीव जी के ज़माने का आया, उनके वो नहीं देख पाए, लेकिन बिल तब पेश हो गया था। बिल जो नीचे म्यूनसिपलिटी आदि का 33% का है, जो 50% हो चुका है, वो कांग्रेस की ही देन है। लेकिन कभी तो हमारे जो समर्थन देने वाले दल हैं और सबके सामूहिक इसमें, क्योंकि ऐसा सामाजिक परिवर्तन करने वाला है कि इसमें सामूहिक हित और सामूहिक बात को देखा जाता है, दायित्व को। लेकिन मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि अगला सत्र जो आने वाला है अभी, उसमें बिल पास हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले और संसद और विधानसभाओं में अच्छी खासी संख्या महिलाओं की हो। बावजूद इसके रिजल्ट अभी तक शून्य है। जी हाँ, बिल्कुल इस बात का दुख है। जब राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में इसको पास होना ही चाहिए। हमारी अपील यही रहती है, क्योंकि अभी जब कोई घटना घटती है तब हम उठर करके आते हैं, तब हम लोग बौखला जाते हैं, तब हम लोग एकदम हो जाते हैं कि क्या इस देश की बच्ची को अभी तक यही भोगना पड़ेगा। लेकिन जब तक उसको निर्णय लेने की जो हमारी है समिति में, वो हाईएस्ट पद पर बैठ कर के अपनी बात को नहीं कहेगी, तब तक नहीं हो सकेगा। यही बात तो थी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को जोड़ा जाए, और इसीलिए ये रिजर्वेशन का आया है। तो हमारी तो सब पार्टी से अपील होगी कि जिस तरह से इस बिल को पास किया है अभी, उसी तरह से रिजर्वेशन का जो महिलाओं का है उसको भी पास कर दिया जाए। राजनीति में आपको 46 साल से ज़्यादा का अनुभव है। राजनीति से बाहुबल और धन बल को कैसे दूर किया जाना चाहिए? देखिए, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के व्यक्तिगत प्रतिबद्धता तक आवश्यक है। पहले ही दिन की शिक्षा माँ बाप से लेकर के, लेकिन अभी का जो वातावरण, भौतिक वातावरण है, उसके अतिरिक्त। और मैं एक बात कहती हूँ, मुझे याद आता है कौटिल्य और उसका राजनीतिक दर्शन, कि प्राचीन भारत में राजनीति को नीति शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जब राजनीतिक ही नैतिक होना उसके लिए पहली और आवश्यक शर्त है और होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा अपील है कि हम लोग सब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी किसी तरह की कोई इस तरह का भ्रष्टाचार करता है उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए। और एक कोड और कंडक्ट बनने के साथ साथ हमारी अपनी मंशा भी उसमें जुड़े, निश्चित तौर पर इसको समाप्त किया जा सकता है। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। सुकरात ने कहा था वर्च्यू कैन बी टॉट, सद्गुण को सिखाया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रयास किया जाना चाहिए। आप कुछ निजी बातें करेंगे। आप कॉलेज में प्रोफेसर थीं जी, फिर राजनीति की तरफ कैसे रुख किया? देखिए, घर का वातावरण तो था। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जाने माने नेता थे। घर पर मेरे अंकल भी इसी तरह से नेता थे और समाज सेवक थे। तो एक घर में जो वातावरण था, विनोबा जी के उससे लेकर के और कांग्रेस की राजनीति तक, क्योंकि काफ़ी साल तक मेरे पिताजी जेल में भी आज़ादी के उसमें गए थे,
मेरी माताजी शिक्षिका थी, तो मैंने पहले शिक्षण का प्रोफेशन, अपना प्रोफेसर होना चुना। लेकिन राजनीति का वातावरण के बावजूद जब 77 में मुझे लगा, उसके पहले जाते थे क्योंकि कांग्रेस तो हमारे रगों में है, और यदि खोदा जाए तो मैं सोचती हूँ कि हमारे लाल रंग नहीं निकलेगा, तिरंगा रंग निकलेगा। उस तरह से डीप रूटेड पॉलिटिकल, मतलब उन घरानों से हम लोग आते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। तो वो था ही जब 77 में जब मुझे लगा कि इंदिरा जी अकेली सी पढ़ने दिखती है, तो मुझे क्या एकदम सक्रिय रूप में जाना चाहिए। तब माँ ने आदेश दिया कि इस समय कम से कम महिलाओं को तो एकजुट होकर के इंदिरा जी के साथ रहना चाहिए, और तभी से मैं उनके बिल्कुल करीब आ गई थी। इंदिरा जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हस्त रहा। मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रहा था कि जब आपका जन्म हुआ तो घर में काफ़ी हो हल्ला मचा कि ओहो एक और लड़की का जन्म हुआ। तो वहीं पर आपकी बुआ ने गांव में लड्डू बांटा कि हो न हो एक दिन यही कन्या देश का नाम रोशन करेगी। जी, मेरे नाना जी ने भी, बुआ ने भी, और उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे पास सामने एक चैलेंज भी था, क्योंकि कोई भी चीज़ें ऊपर से तो उतरती नहीं है। तो उस चैलेंज को कि यदि उन्होंने अपने मन में अपेक्षाएं मेरे लिए जो धारण की है मेरे घर वालों ने, मुझे उसकी पूर्ति भी करनी है। और आज भी रहता है कि मुझे एक आँच में चल करके जाना है, ताकि मैं उन आकांक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति जनता की सेवा में कर सकूं। आपका हृदय कवियत्री का है, कुछ अपने पसंद की कविता हमारे दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, जब बहुत आहत होते, मुझे नहीं पता अभी तो कविता मुझे जनरली मैं लिख करके, क्योंकि मैं बहुत दिखती ऊपर से आउटवर्ड हूँ कि मैं बहुत मुखर हूँ, वो हूँ, लेकिन मैं अंतर्मुखी हूँ। अंतर से देखा जाए तो अपने दर्द को भी नहीं बांटती और परेशानियों को भी नहीं, लेकिन दूसरे के सुख में ज़रूर पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्व को निभाती हूँ। तो एक तो 2 लाइनें कहूँगी कि जैसे किसी को देखती हूँ, आज भी सुबह मैंने किसी औरत को, और जब पूछा उससे कि वो पागल जैसे क्यों घूम रही है, जब आई थी तो कह रही थी कि मैं रिटायर्ड IAS हूँ कहीं की। दिया नहीं, बहुत दर्द हुआ। तो उसमें था कि ज़ख्म फिर आंसुओं से धो लेंगे, रात आई तो छुप के रो लेंगे। रो भी तो नहीं सकते हम लोग उसके लिए, और उन लोगों के दर्द को कौन बयान करे, तो जिस दर्द को, लेकिन उस दर्द के रिएक्शन के रूप में 2 पंक्तियाँ ज़रूर कहूँगी। महिलाओं की बात ही आपने छेड़ी थी तो, कि तुम भी दर्द कहाँ तक देते, मैं भी जुल्म कहाँ तक सहती, तुम जो इतने बुरे नहीं हो, मैं भी इतनी भली नहीं हूँ। ये दौर आ रहा है धीरे धीरे, और इस दौर को नहीं आए, इसको बचाने के लिए ज़रूरत है कि हम सरकार से लेकर नीचे तक संवेदनशील होकर के और जनता जनार्दन की सेवा करें। क्या बात है, वाकई। और लेखन के क्षेत्र में भी आप काफ़ी सक्रिय रही हैं, कई पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं। जी, मैंने कहा ना कि जब मन की बात दुविधा होती है तो कहने के बजाय मैं लिख लेती हूँ। वो सांस देता है, फिर उठ के खड़े होते हैं और फिर नए युद्ध के लिए तैयार रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थी भारत सरकार की आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री गिरिजा व्यास जी। इनके मन में सपना है, काम करने का जोश है, लेकिन समय कम है। कम समय में ही ये चाहती हैं कि देश के लिए अपने मंत्रालय के माध्यम से काफी कुछ करें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।